हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इस स्लाइड में एडमिशन के बारे में डिटेल में मेंशन किया हुआ है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, जो कोर्स का हाईलाइट है उसको इसमें दिया है। प्लस आपको चीज़ों को डिटेल में जानना है तो आप हमारे एडमिशन डेस्क, जिसका नंबर है 6002417488 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग यूथ डिस्कॉन्टेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द यूथ, कि जो यूथ है वो क्यों डिस्कॉन्टेंटेड है या फिर क्यों फ्रस्ट्रेटेड है। डिस्कॉन्टेंट का मतलब अनपीसफुल रहना, या फिर आपका फ्रस्ट्रेटेड रहना, या फिर एंजाइटी में रहना, या फिर गुस्से में रहना। तो इसका हम कई सारा सिनोनिम यूज कर सकते हैं। तो डीलिंग विद द डिस्कॉन्टेंट अंडरस्टैंडिंग द यूथ, तो इसमें स्पेशली आप इसमें प्रोटेस्ट देख सकते हैं लेड बाय यूथ। तो अक्रॉस द ग्लोब जितने भी हमने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अनरेस्ट देखा है, प्रोटेस्ट देखा है, वायलेंट मूवमेंट देखा है आज तक, लास्ट वाला इंक्लूडिंग नेपाल का जो वायलेंट प्रोटेस्ट था, तो ये सभी जो प्रोटेस्ट है इसको लीड किया जाता है बाय यूथ। और जब यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी एक जगह में अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस, चाहे वो कोई भी समय का हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, या फिर रिसेंट पास्ट का हो, या फिर किसी भी एरिया का हो, चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंट के किसी भी देश का हो, तो उसमें अगर यूथ आपका प्रोटेस्ट कर रहा है, अनरेस्ट दिखा रहा है, तो उसके पीछे का कोई ना कोई तो रीजन होगा, राइट। डिस्कॉन्टेंट का जो उनका जो डिस्कॉन्टेंट है, या फिर जो उनका एंजाइटी है, जो उनका डिप्रेशन है, वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है, वो समझना काफी जरूरी है। तो इसमें जो ऑथर है शशि शेखर जी, उन्होंने आपका एनालॉजी दिखाया है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। एक एनालॉजिकल पर्सपेक्टिव से, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से चीजों को समझाने की कोशिश की है। तो अभी इसमें पहला जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो आर्टिकल है इसका क्या क्या आर्ग्यूमेंट है, कौन से आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं? नो यूनिवर्सल सोल्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसका कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई एक तरीके का सॉल्यूशन नहीं है, या फिर कोई फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे हम कंप्लीटली अनएम्प्लॉयमेंट को इराडिकेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बहुत दूर तक कम कर सकते हैं, जिससे सोसाइटी में जो है आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे। अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो भी हम अनएम्प्लॉयमेंट जो आपके भत्ता देते हैं या फिर उनको रेमुनरेशन देते हैं, तो वो हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो डेवलप नेशंस है वेस्ट की, तो वो क्या करती है, जो यूथ नौकरी तलाश कर रहे हैं या फिर उनको नौकरी नहीं मिला है, तो वैसे यूथ को क्या देते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट आपका अलाउंस या फिर भत्ता जो है वो देते हैं। तो उस तरीके का जो प्रोविजन है उसको हम रख के अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, या फिर आप देख सकते हैं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक देश में, जैसे इंडिया में ही, आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है 5 से 8% रहता है। इसका मतलब मोर देन 90% जो लोग हैं एम्प्लॉयड है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 90% ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में है। मतलब उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत शॉर्ट टर्म है, या फिर उनमें कोई सोशल सिक्योरिटी लाइक पेंशन बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड का कोई बेनिफिट, या फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट, या फिर इंश्योरेंस का बेनिफिट, या फिर मैटरनिटी बेनिफिट, इस तरीके का बेनिफिट से डिवॉइड है, मतलब वो बेनिफिट नहीं है। तो उसको हम लोग फुल्ली डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते हैं, या फिर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं कह सकते। तो उस तरीके का जो इशू है वो हमारे देश में देखा जाता है। तो अभी इसमें हिस्टोरिकल पैरेलल और लेसन अगर लेना चाहे इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो बहुत लोगों का मन में ये सवाल होता है कि क्या जो नेपाल में जैसा प्रोटेस्ट हुआ है, या फिर श्रीलंका में जो होके गया, या फिर बांग्लादेश में हुआ है, वैसा प्रोटेस्ट क्या इंडिया में हो सकता है? देखिए, वैसा प्रोटेस्ट ऑलरेडी इंडिया में डिफरेंट रीजन में हो चुका है।
अगर इसमें हम हिस्टोरिकल जो पैरेलल ड्रॉ करना चाहे तो 1970s का जो दौर था, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था उसके वजह से नवनिर्माण आंदोलन हुआ था गुजरात में इन 1974। फिर हम आपका 1970s में ही टोटल रेवोल्यूशन या फिर संपूर्ण क्रांति देख सकते हैं, लेड बाय जयप्रकाश नारायण जी। तो ये क्या है, आपके जो रेवोल्यूशन है वही है, मतलब जो रेवोल्यूशन हम या फिर कोई जनजी प्रोटेस्ट है या फिर जो भी है, तो उसी तरीके का प्रोटेस्ट इंडिया ने भी डिफरेंट समय पे फेस किया है रीजनल लेवल पे। ओके और इसी के साथ और भी इसका एनालॉजी ड्रॉ करना चाहे पास्ट से इस आर्टिकल के हिसाब से, तो हम देख सकते हैं जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था या फिर आपके स्वदेशी जैसे मूवमेंट जो थे, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, या फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था। तो ये जो भी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मूवमेंट था, उसमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ग्रीवेंसेस थे, जिससे जो हमारे पॉपुलेशन थी, हमारी जो जनसाधारण है या फिर उस समय जो थी, उनके मन में काफ़ी सारा डिस्कॉन्टेंट था। एक्सेसिव टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, देन आपका यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, प्रोडक्टिव अनएम्प्लॉयमेंट ना होना, देन एजुकेशन की फैसिलिटी ना होना, हेल्थ केयर की फैसिलिटी ना होना, ये सभी चीज़ों ने कहीं ना कहीं फ्यूल किया है डिस्कॉन्टेंट को। और उसी के वजह से क्या है, हमने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो पास्ट में जो मूवमेंट हमने की है फॉर फ्रीडम, टू गेन फ्रीडम और टू गेन इंडिपेंडेंस। तो उससे हम ये क्या देख सकते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का हम देख सकते हैं पैरेलली विथ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम हमारा फ्रीडम स्ट्रगल को हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ही ज़्यादातर देखते हैं, लेकिन उसमें एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी है जो है वो छुपा हुआ है। फिर रीजनल कंपैरिजन देखें तो ऑलरेडी हमने देखा है कि आपके श्रीलंका में हो, देन आपके बांग्लादेश में हो, या फिर रिसेंट में नेपाल में हो। और इन सभी प्रोटेस्ट के बीच में ये एक चीज भी आती है निकल के कि फॉरेन इंटरफेरेंस भी रहता है। जो डिफरेंट नेशन है जब वो क्या नहीं करते हैं, जो पावरफुल कंट्री है उसके हिसाब से पॉलिसीज नहीं लेते हैं, उनके साथ अलायंस नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी जो एजेंसीज होती है लाइक CIA इन पाकिस्तान, तो इस तरीके से क्या है, उन लोग जो डिसकॉन्टेंटमेंट है उसको और चैनलाइज कर देते हैं। फिर आप इसमें देख सकते हैं आज के समय पे रोल ऑफ सोशल मीडिया एज ए डबल एज स्वॉर्ड। तो सोशल मीडिया क्या है, एक डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब इसका पॉजिटिव, डबल एज स्वॉर्ड का मतलब क्या हो जाता है कि इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही है। तो पॉजिटिव साइड तो हम आपने देखा ही है कि UPI होना या फिर डिजिटल कनेक्टिविटी होना, ये सभी चीज़ें, या फिर कल्चरल का प्रोलिफरेशन होना। ओके तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव साइड क्या है कि ये इजीली लोगों को मोबिलाइज कर सकता है, और जो डिसकंटेंट है वो आपका और एम्पलीफाई कर सकता है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सकता है, और उससे क्या है, आपके जो प्रोटेस्ट है या फिर जो अनरेस्ट है वो देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल 2011-12 में अरब स्प्रिंग हुआ था इन वेस्ट एशिया, टूनिशिया से ये स्टार्ट हुआ था और डिफरेंट रीजन में फैला था। इसका भी मेन रीजन क्या था, यूथ डिसकॉन्टेंटमेंट, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ना होना, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड ना होना, ये सभी कारण थी। तो सोशल मीडिया क्या कर सकती है, या फिर जो आज के समय पे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो आपके शॉर्ट की तरह काम कर सकती है, लोगों को मोबिलाइज कर सकती है फॉर अनरेस्ट और फॉर प्रोटेस्ट। तो अभी इसमें करंट कॉन्टेक्स्ट एंड कॉल टू एक्शन, तो अभी इसमें कॉल टू एक्शन में क्या है, ये जो पूरा आर्टिकल है उसका एंडिंग ये है कि जो भी गवर्नमेंट है डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट नेशन में इंक्लूडिंग इंडिया, इनको काम करना होगा स्पेशली टू गिव प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, एंड दैट टू अ डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिससे लोग क्या है, सेफ, सिक्योर और एक अच्छा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन कर सके। देश की जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है लाइक इन्फ्लेशन, इनको हमें मेंटेन करना होगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपैंड करना होगा, स्किल को अपग्रेड करना होगा। इन सभी चीजों का हम एंड में कॉल टू एक्शन में देख सकते हैं। ओके
तो ये आर्टिकल मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमें लगता है कि हमारे देश में ऐसा कोई प्रोटेस्ट आज तक हुआ नहीं होगा जैसे हमने नेपाल में देखा। उससे भी क्या है, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हमारे देश में इमरजेंसी के समय देखे जा चुके हैं। अब अभी हमारा देश इतना बड़ा है कि प्रोटेस्ट का किसी जगह पे असर ज़्यादा होता है, किसी जगह पे असर जो है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन हमारी जो देश है, हमारा जो संविधान है, हमारा जो गवर्नमेंट है, ये क्या कर सकता है, प्रोटेस्ट को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि हमारा देश जो है आज तक आपकी इंस्टेबिलिटी आई है, लेकिन उस इंस्टेबिलिटी को हम समय के साथ टेकल कर सकते हैं। सॉफ्ट अप्रोच से भी, हार्ड अप्रोच से भी। टेकल करने के लिए हार्ड अप्रोच गवर्नमेंट अपनाती है, देन अगेन गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पॉलिसी में रीथिंकिंग करती है कि किस तरीके से हम पॉलिसी को रियलाइन करें तो उससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा या फिर सोसाइटी का जो डिसकॉन्टेंट है वो दूर होगा। जैसे आपका डिफरेंट शॉर्ट ऑफ जो स्कीम गवर्नमेंट लेती है, जैसे MGNREGA हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, या फिर स्किल इंडिया मिशन हो, या फिर मेक इन इंडिया मिशन हो, तो ये सभी चीज़ें, या फिर डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम हो, ये सभी चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट ये समझ के ही ले रही है कि सोसाइटी में जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो करना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना, लोगों को सोशल वेलबिंग लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, तभी देश क्या है, स्टेबल हो सकता है। तो इसमें कॉल टू एक्शन में भी हमें इन चीज़ों को और काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता रहेगी, वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। तो बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में अगर देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो क्यों था, बिकॉज आपका फ्रीडम स्ट्रगल तो था, नो डाउट। फ्रीडम स्ट्रगल में अभी सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं आता है, उसी के साथ इकोनॉमिक जो ग्रीवेंसेस है, एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सभी चीज़ें फ्यूल करती है नेशनलिस्ट फर्वर को। फिर नेहरूवियन सोशलिज्म एरा में देखें तो 5 ईयर प्लानिंग के जरिए डेवलपमेंट एंड ग्रोथ लाने की कोशिश की जाने लगी। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन को भी हमने सक्सेसफुली आगे बढ़ाया, लेकिन 1970s तक ये जो भी डेवलपमेंट थी, इसने पूरी तरीके से हर तबके के लोगों को, हर रीजन के लोगों को आपकी जो सहूलियत है, इकोनॉमिक सहूलियत, सोशल सहूलियत नहीं दे पाया। इसीलिए हम देख सकते हैं कि आपका इमरजेंसी देश में लगाना पड़ा ड्यू टू डिफरेंट प्रोटेस्ट लाइक नवनिर्माण आंदोलन इन गुजरात इन 1974, देन टोटल रेवोल्यूशन इन थ्रू आउट इंडिया, स्पेशली बिहार, दिल्ली, ये सभी एरिया जो है ये सेंटर थी। या फिर जो राइजिंग इन्फ्लेशन था, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी के लिए आप देख सकते हैं कि इन सभी चीज़ों से लेसन लेते हुए आज के समय पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूथ जो डिसकॉन्टेंटमेंट है उसको समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज के समय पे देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है थोड़ा ज़्यादा है और जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है उसकी कमी देखी जाती है। फिर 1980 से 90s में देखें तो लिबरलाइज जो एरा था, लिबरलाइजेशन, LPG का एरा, तो उसमें क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी को पुश मिला। तो 2-3% से जो इकोनॉमी ग्रो कर रही थी वो 6 से लेके 8-9% तक ग्रो करने लगी, और उससे जॉब क्रिएशन, ये सभी चीज़ें हुई। लेकिन जो रूरल डिस्ट्रेस है वो अभी भी परसिस्टेंट है, अर्बन रूरल डिवाइड जो है अभी भी परसिस्टेंट है, जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि हमने सीधा क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विसेज सेक्टर पे जंप कर दिया और बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बाईपास कर दिया, जबकि उसको हमें डेवलप करना था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही क्या कर सकती है, जब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। फिर आप 2000 से 2010 के बीच में अगर देखें तो ग्लोबलाइजेशन एंड क्राइसिस आया। तो क्या है, सभी चीज़ों का पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी रहता है। तो ग्लोबलाइजेशन से जैसे हम जुड़े तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमी में जब कोई प्रॉब्लम आता है, फॉर एग्जांपल 2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस आया था, ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आया था, तो उसने हमारी इकोनॉमी में भी रिसेशन लाया, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है उसको बढ़ा दिया, 6 से लेकर 23% तक पहुंच गया था। देन फिर से ये कम होने लगा। फिर 2013 में आप देख सकते हैं एंटी करप्शन प्रोटेस्ट लेड बाय अन्ना हजारे जी, ये देखने को मिला। तो ये भी क्या है, एक शॉर्ट ऑफ अनरेस्ट ही है। फिर 2020 के बाद अगर देखें तो अभी हमारे देश में ज़रूरी क्या है कि जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ानी ज़रूरी है, क्योंकि डिस्कॉन्टेंट अभी देखा जा सकता है, डिफरेंट शॉर्ट ऑफ डिस्कॉन्टेंट। तो इसको गवर्नमेंट को क्या करना होगा, इस डिस्कॉन्टेंट को मिनिमाइज करना होगा बाय गिविंग देम एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हाउसिंग। तो ये सभी चीजें देनी जरूरी रहेंगी।
बाकी आपका चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू क्या है, परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल चैलेंजेस देखी जाती है। तो अभी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस में अगर देखें तो जो आपकी पॉलिसीज है, फुल प्रूफ पॉलिसीज गवर्नमेंट नहीं ले पा रही है, या फिर डिफरेंट रीजन में कोई स्टेट अच्छा कर रहा है, कोई स्टेट वीक है, तो उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, जो पॉलिसीज है वो बेटर तरीके से नहीं ले जा सक रही है। न्यू एज जो वल्नरेबिलिटी है वो हम देख सकते हैं यूएस के, जो यूएस का जो आपका फॉर एग्जांपल जो ब्लॉकेड है, या फिर जो सैंक्शंस लगाने की बात करता है कि हम अगर अभी रशिया से हम ऑयल परचेस करते हैं तो उससे हम सस्ते दामों पे ऑयल इसीलिए परचेस करते हैं ताकि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है, जो ग्रोथ है, उसको हम मेंटेन रख सके। लेकिन नए जो चैलेंजेस हैं हम वो देख सकते हैं। फिर चाइना है जो आपका डिस्टेबलाइज करते रहता है पब्लिक ऑर्डर को, तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। जियोपॉलिटिकल प्रेशर, तो ये यूएस का जो न्यू एज वल्नरेबिलिटी है उसमें हम रशियन ऑयल को इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जियोपॉलिटिकल प्रेशर में। फिर जो चाइना का साथ हमारा बॉर्डर इशू है, पाकिस्तान के साथ है, तो ये सभी चीज़ें हमारी जो आपकी जो गवर्नमेंट की एनर्जी है, जो गवर्नमेंट की फाइनेंसेस है, हमारी देश की फाइनेंसेस है, उसको डाइवर्ट कर देती है। फिर इंटरनल एक पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हम देख सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट रीजन, कि पॉलिटिकल पार्टी कोई कुछ डिसीजन लेती है, किसी को वो पसंद नहीं आता है, उसका अपोज होता है, या फिर वो पॉलिसी आपका उसमें फिर कोर्ट में पिटिशन दायर हो जाता है, तो उससे क्या है चीज़ें हॉल्ट हो जाती है। ये एक प्रॉब्लम है। एड्रेसिंग एस्पिरेशंस, तो जो यूथ का एस्पिरेशंस है, 21st सेंचुरी का यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस है कंपेयर टू दी 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी का यूथ के हिसाब से। तो उसके लिए क्या है, इन एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए भी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस होना, बेटर प्लानिंग होना, बेटर इम्प्लीमेंटेशन होना, ये एक चैलेंज है। ओके, बाकी की टर्म्स जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें अगर देखें तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है पूछा जा सकता है। ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है कि आपका फैमिली फार्म्स एम्प्लॉयड मोर देन नीडेड, तो जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा, जैसे एक खेती पथार में 10 जन की ज़रूरत है, 20 जन काम कर रहे हैं, तो वो 10 जन एक्स्ट्रा है, वही होंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड पीपल। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जो एजुकेटेड है लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ स्किल मिसमैच। ओके, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जो मिसमैच है बिटवीन लेबर एंड इकोनॉमिक नीड्स, या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का ये भी एक वजह हो जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली नहीं है। टोटल रेवोल्यूशन जो जयप्रकाश नारायण जी ने स्टार्ट किया था इन 1974 फ्रॉम बिहार। फुल प्रूफ अगर प्लान देखें तो इसमें फुल प्रूफ प्लान के लिए प्लान का यही मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिस्क फ्री होना चाहिए, कि अभी हर लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो कितना दिन तक उसका एम्प्लॉयमेंट रहेगा, वो कल उसका काम मिलेगा भी नहीं मिलेगा, वो उसको पता नहीं है। तो ऐसा होने से क्या है, एक डिसकॉन्टेंटमेंट तो रहता ही है, किसको मन में चैन रहेगा ऐसा हुआ तो। और अगर सभी इस तरीके से बेचैन रहेंगे तो उससे क्या है, नेशन में आपकी अनरेस्ट देखी जा सकती है, जो सही नहीं है फॉर नेशंस वेलबींग। अरब स्प्रिंग जो है आपका वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका में, जो ऑलरेडी मैंने बताया ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था, ये भी बिकॉज ऑफ यूथ डिसकॉन्टेंटमेंट ही हुआ था, और इसमें सोशल मीडिया ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अभी इसमें लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस अगर देखें तो इसमें एक एनालॉजिकल मैंने आपको जो पर्सपेक्टिव है ऑलरेडी बताया है कि किस तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस इसमें दिखाया गया है, और किस तरीके से जो हिस्ट्री है वो साइक्लिकल फॉर्म में घूमती रहती है। तो इसीलिए हमें हिस्ट्री से लर्न करना काफ़ी ज़रूरी है। जो हिस्ट्री से लर्न नहीं करते हैं वो उसको फिर से रिपीट कर देते हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसको डिफरेंट डायमेंशन से हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में हो या फिर आप मेंस में जीएस पेपर में आंसर राइटिंग हो या फिर ऐसे में आप आंसर लिखते हैं, तो उसमें आपको डिफरेंट डायमेंशन से लिखना होता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बरकरार रहा, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा, तो उससे सोसाइटी में क्या असर पड़ेगा। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज होगा, डिलेड मैरिजेस होंगे। ओके, इससे क्राइम रेट जो है वो बढ़ेगा। ओके, तो इसीलिए क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिजास्टर में तब्दील होने से पहले ही इसको हमें रिसोर्स बनाना ज़रूरी है।
ओके, पॉलिटिकली अगर देखें तो इसमें जो एक मेजर ड्राइवर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, प्रोटेस्ट एंड पॉपुलिज्म देखा जाता है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज या फिर यूथ डिसकॉन्टेंटमेंट। तो एक पार्टी इधर समझ लीजिए कि यूथ का जो आपका डिसकॉन्टेंटमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो ऑपोजिशन पार्टी उसी को प्रॉमिस करके वो पावर में आ जाएंगी, उसके बाद उनका भी हालत सेम ही रहेगा। तो फाइनली जाके यूथ को पता चल जाएगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हल नहीं कर सकती है और अनरेस्ट में उतर जाएंगी। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। फिर लीगल तौर पे भी देखें तो जो राइट टू प्रोटेस्ट है ये आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो नहीं है, लेकिन राइट टू पीसफुल असेंबली ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पीसफुल जो हम असेंबल होते हैं उसमें हम आवाज़ उठा सकते हैं पीसफुली, ध्यान रखिएगा। ओके, वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो हमारा राइट नहीं है। पीसफुल असेंबल, पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर आवर फंडामेंटल राइट्स। तो पीसफुली हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और स्ट्राइक करना जो है, जो इंडस्ट्रियल स्ट्राइक होता है बाय वर्किंग क्लास, तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। असेंबल हो सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट है। स्ट्राइक जो है वो लीगल राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। एथिकली देखें तो ये है कि गवर्नमेंट का ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर सिटीजन को क्या करे, एक अच्छी जिंदगी दे बाय गिविंग देम बेटर एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, better drinking water facilities and productive employment and other short of social securities and economic securities। ताकि डिस्ट्रीब्यूटिव डेवलपमेंट करना ज़रूरी है कि डेवलपमेंट हर लोगों के पास रहे बराबर का, और हर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी रहे, हर लोगों के पास डिग्निटी रहे। इंटरनेशनली भी अगर देखें तो ये जो हमने देखा ही था ऑलरेडी, रशियन ऑयल डिस्पाइट्स यूएस प्रेशर, तो हम परचेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना नेशन को पहले देखना है, नेशंस की प्रायोरिटी हमारी क्या है। इकोनॉमी के टर्म पे देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए ही गवर्नमेंट क्या कर रही है, ताकि डिमांड को बढ़ा सके उसके लिए टैक्स को रिड्यूस कर रही है। क्योंकि जब टैक्स रिड्यूस होगा, डिमांड हाइक होगा, तो उससे प्रोडक्शन हाइक होगा। प्रोडक्शन हाइक होते ही क्या है, जो कंपनीज है वो हायर करेगी वर्कर्स को, तो उसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। बाकी आप खुद से अगर एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर्स आपको कवर करने होंगे, जिससे ये जो भी आइडियाज हमने पढ़े इसका बेसिक्स इन बुक्स में है। ओके, ये बुक्स क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो इसमें बताया गया है। बाकी सिलेबस का पार्ट किस तरीके से लिंक हो रहा है, अभी हमें लगता है कि ये सिर्फ इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से नहीं, ये आपके इकोनॉमी के ऐसे के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड द यूथ ऑफ इंडिया, इस तरीके का ऐसे आ सकता है। द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड सोशल मूवमेंट्स, डेमोक्रेसी, डिसेंट एंड डेवलपमेंट, इन द डेमोग्राफिक डिविडेंड अ मिथ, इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड अ मिथ और अ रियलिटी फॉर इंडिया। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मिथ भी है, रियलिटी भी है। मतलब रियलिटी किस तरीके से ये हमें डेवलपमेंट दिला सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करवा सकती है, और मिथ मतलब किस तरीके से ये नहीं करवा पा रही है, तो वो चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी रहेंगी। फिर इंडियन सोसाइटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आपको देखना ज़रूरी है, तो हिस्ट्री से हम इसका जो पैरेलल है, एनालॉजी है, वो ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमें गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से भी इन चीज़ों को देखना ज़रूरी रहेगा, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो उससे एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा, जो आपका रेडिकलाइजेशन है वो बढ़ेगा, तो उनको भी हमें देखना ज़रूरी है फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। ओके, तो इसके ऊपर भी पहले क्वेश्चन आया है, कुछ ऐसा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर बाय मार्टिन लूथर किंग। ओके, तो कि अभी समझ लीजिए इंडिया में कोई रीजन में पूरा डेवलपमेंट है, किसी रीजन में नहीं है, तो जिस रीजन में नहीं है वो क्या करेगा, आपका डिस्कॉन्टेंट फैलाएगा या फिर इंसर्जेंसी उसमें बढ़ेगी, तो उससे गवर्नमेंट का जो रिसोर्स है वो डेवलपमेंट की जगह इन चीज़ों में चैनलाइज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, इन सभी कंडीशंस का सर्जन से पहले ही गवर्नमेंट हैज़ टू टेक active interest in eradicating all sort of menaces like unemployment, social security, distributive justice, ओके, फेयर अपॉर्चुनिटी, इस तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। बाकी वे फॉरवर्ड में वही चीज़ें हैं कि पहला तो हमें जो ग्रेविटी है अनएम्प्लॉयमेंट का, यूथ फ्रस्ट्रेशन का, उसको एक्नॉलेज करना काफ़ी ज़रूरी है। आफ्टर एक्नॉलेजिंग, मूव बियॉन्ड पार्टीजन पॉलिटिक्स, हमें पार्टीजन पॉलिटिक्स के ऊपर चढ़ के सभी पॉलिटिकल पार्टी को ये देखना ज़रूरी है कि हम नेशन को किस तरीके से स्टेबल रख सकते हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का यही मोटो होना चाहिए कि हमें अल्टीमेटली नेशन को ग्रो कराना है।
नेशन में पीस एस्टेब्लिश करना है, नेशन का पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, ताकि जो लोग हैं वो क्या कर सके, एक हेवनली लाइफ जी सके। ओके, एक खुशहाल जिंदगी जी सके। हॉलिस्टिक पॉलिसी ओवरऑल करना है, जो भी पॉलिसीज ले उसको हॉलिस्टिकली देखना है, सिर्फ पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को नहीं देखना है। चैनल करना है यूथ के एनर्जी को, तो यूथ का जो एनर्जी है उससे ये क्या कर सकता है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट के जरिए देश को पूरा एनार्की में ले जा सकता है, उसी तरीके से पॉजिटिव के लिए अगर चैनलाइज करे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना, ओके, हर रीजन में पीस आना, तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। बाकी इसमें एक क्वेश्चन भी दिया गया है इस आर्टिकल के बेसिस पे ही, तो इसमें हिस्टोरिकल पैरेलल को पहले दिखाया गया है। मॉडर्न थ्रेट्स टू इंटरनल सिक्योरिटी किस तरीके से हो सकता है, सोशल मीडिया कैसे एक कैटालिस्ट का रोल प्ले कर सकती है, वल्नरेबल कैसे हो सकता है टू रेडिकलाइजेशन। तो अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो डिफरेंट जो आपकी नॉन स्टेट एक्टर्स है, जैसे इंसर्जन ग्रुप हो, टेररिस्ट हो, वो हमेशा चाहेगी कि इन फ्रस्ट्रेटेड यूथ्स को हम चैनलाइज करके अपने खेमे में ले आए, तो उसको हमें रोकना है। इरोजन होगा डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का अगर आपका अपॉर्चुनिटी सभी को नहीं मिला तो। ओके, तो आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। नेक्स्ट आर्टिकल है एन एंगल्स पुश इन एन एआई, नॉट पुश, सॉरी, एन एंगल्स पॉज इन एन एआई शेप्ड वर्ल्ड। तो अभी इसमें जो फेडरिक एंगल है उसके बारे में बात किया गया है। तो फेडरिक एंगल क्या है, ये आपके एक कार्ल मार्क्स के ही एसोसिएट थे और मार्क्सिस्ट जो थॉट है उसमें बिलीफ रखते थे। तो इसमें स्पेशली जो आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब तक कितनी आई है, 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है। ओके, तो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आपके स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी, जो आपके पावर लूम है, इसका ऊपर बेस था जो इंग्लैंड में हमने देखा। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो 1900 में आया था, जब कोल का, देन आपका जब इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, डीजल, इनका आविष्कार हुआ। फिर 1970s में जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तो उस समय थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इनका आविष्कार हुआ, तब से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो इसमें स्पेशली फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने या फिर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ने जो वर्ल्ड है उसको शेप किया है, जो इकोनॉमी है, सोसाइटी है, उसमें उसको शेप किया है, उसको पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली शेप किया है। तो अभी अगर हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि आपका इंग्लैंड में किस तरीके से क्या है, जो प्रोडक्शन है उसमें बूम आ गया, जो आपका होम से फैक्ट्री का सिस्टम आ गया। पहले सब घर में हैंडलूम से चीज़ें बनाते थे, अभी फैक्ट्री में शिफ्ट हो गई, क्योंकि बड़ा एक एटमॉस्फेयर का ज़रूरत हुआ, क्योंकि मास प्रोडक्शन होने वाला है। तो उसमें क्या हुआ, जब मास प्रोडक्शन हुआ तो उसमें इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। पहले सभी घर में चीज़ें बनाते थे, सभी के पास थोड़ा थोड़ा रिसोर्सेज था, सभी थोड़ा थोड़ा बना के थोड़ा बेचते थे और सभी इक्वली रिसोर्स को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जब मशीन में आ गई चीज़ें तो उसमें कैपिटलिस्ट का सर्ज हुआ। तो ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास पैसे थे, कैपिटल था, या फिर जो लैंडलॉर्ड था, उसी के पास क्या है, अभी इतनी हिम्मत थी कि वो मशीन्स को बैठा सके और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर सके बाय गिविंग देम सैलरी और वेज। तो उसमें क्या हुआ, जब आपकी फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन होने लगी तो जो ओनर है उसका, वो जो वर्कर है उसका वेजेस में कटिंग करने लगा। एक तो उन लोगों को ओवर टाइम करवाने लगा, उस हिसाब से वेजेस नहीं देने लगा। तो जो लाइफ है ऑफ द वर्कर सेक्शन वो आपकी बद से बदतर होने लगी। तो इसीलिए अभी वही पैरेलल ड्रॉ किया है विथ मॉडर्न टाइम्स, कि आज के समय पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, इसके वजह से जो डिफरेंट वर्कर है या फिर जो आपके पुराने स्किल्ड पर्सन है, उनका स्किल का ज़रूरत अभी ना के बराबर होने लगा। उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने लगा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, और अगर मिल भी रही है तो उससे क्या हो रहा है, उनको बेटर जो पे है वो नहीं मिल पा रहा है। तो अभी एआई की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। एक अभी अभी का समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है मास लेवल पे। ओके, और जो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है वो डिग्निफाइड नहीं है।
तो इससे क्या है, एक सोसाइटी में, इकोनॉमी में, नेशन में टेंशन आ सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है जॉब डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है और इंडिविजुअल का इकोनॉमिक बर्डन बढ़ रहा है। तो लोगों के पास कमाई नहीं होंगी तो वो जिएंगे कैसे, अपने फैमिली को कैसे सस्टेन करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। तो ये एआई इंड्यूस क्या है, एक सोशल टेंशन है। क्योंकि एआई से अभी आप देख सकते हैं कोई भी किसी भी तरीके का जो काम इंसान करता था पहले वो अभी एआई कर रहा है। नो डाउट इसके लिए भी लोग चाहिए, लेकिन इसके लिए आपके टेक पर्सन चाहिए जो हाईली एजुकेटेड है, और वो भी एक चंद नंबर में ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इससे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो आपकी शिफ्ट हो रही है विथ एआई। तो उससे क्या है, उनको जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी ज़रूरत कम पड़ रही है, और इससे एक टेंशन आ रहा है। तो इसीलिए कहा गया है एंगल्स पॉज, कि एक पॉज हमें लेना है, एक पॉज लेना है, रीथिंक करना है। और जो पॉपुलेशन है, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा देश की जो इकोनॉमी है, सोसाइटी है, पॉलिटी है, वो अल्टीमेटली है किसके लिए, ह्यूमंस के लिए ही तो है। जो मेंबर ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए है। इकोनॉमी है तो इकोनॉमी अगर प्रोडक्ट कोई चीज को प्रोड्यूस कर रही है तो वो जो प्रोड्यूस करने वाली चीज है वो बेचेगी कहाँ, सोसाइटी में ही तो बेचेगी, इसी दुनिया में ही तो बेचेगी। तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहेगा तो उसको खरीदेगा कौन, अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन का जो पर्पस है वो तो डिफीट हो गया। तो इसीलिए क्या करना है, स्पेशली ये चीज़ों में ध्यान देना है कि किस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जो डिसप्लेसमेंट हो रहा है, जो स्किल गैप देखा जा रहा है, जो सोशल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है, जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर देखी जा रही है टू फ्यू ऑफ द कैपिटलिस्ट और टेक्नोक्रेट्स। तो उस चीज़ों को हमें क्या करना है, एक बार पॉज लेके उसको लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने बिल गेट्स साहब का भी एक आर्टिकल आपको पढ़ाया था, उसमें कहा था कि जो मशीन है उसमें टैक्स लगा देना चाहिए, और उससे जो पैसे कमाई होती है, अगर समझ लीजिए कि ह्यूमंस जो है वो आपकी सपोज उनका कोई काम नहीं रहा, मैक्सिमम जो ह्यूमन है वो आपके डिस्प्लेस हो गए हैं। तो अभी डिस्प्लेस ह्यूमन क्या करेंगे, उनके लिए इनकम चाहिए। तो जब डिस्प्लेस ह्यूमन को हम इनकम देंगे उसके लिए रोबोट के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा, एआई के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा, और लगाने के बाद उस कमाई से हम सभी को एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे कि सभी के पास इनकम रहेगा, और उस यूनिवर्सल बेसिक इनकम से लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करेंगे, और बाकी समय वो प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना समय व्यतीत करेंगे। तो एक इसका पॉजिटिव साइड भी है कि लोग तब क्या करेंगे, सिर्फ आपका प्रोडक्शन प्रोडक्शन कमाई कमाई में व्यस्त नहीं रहेंगे, वो दूसरे प्रोडक्टिव और क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन के लिए काम करना, म्यूज़िक बनाना, किताबें लिखना, ओके, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो वही इसी के साथ जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ, और ध्यान रखिएगा जो चीज़ें मैंने आपको बताई, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एथिकल, इंटरनेशनल, इन पर्सपेक्टिव से ही आप चीज़ों को देखिएगा और उस एंगल को मिस मत कीजिएगा। ओके, और बाकी वे फॉरवर्ड में इन्वेस्ट करना है ह्यूमन कैपिटल में, कंटिन्यूअस लर्निंग, री स्किलिंग, अप स्किलिंग करना है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम देना है ताकि एक सेफ्टी नेट बना रहे, और एआई को पब्लिक गुड की तरह देखना है, किसी इंडिविजुअल की गुड के लिए ही सिर्फ नहीं देखना है हमें। ओके, तो वही चीज़ें इसमें ध्यान दी गई है। बाकी इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी करना है इसके लिए, ताकि हम एआई को एथिकली, प्रोडक्टिवली, इंक्लूसिवली यूज़ कर सके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से, हॉलिस्टिकली, इन अ 360 डिग्री वे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।